हेलो फ्रेंड्स, यूकेसी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम केवीएस पीआरटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम अन्य 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपको यह हमारा छोटा सा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आमाशय के आंतरिक स्तर द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कार्य करता है? तो इसमें आपका ऑप्शन पहला है आंतरिक स्तर को मजबूती प्रदान करता है। नंबर 2 है माध्यम को अम्लीय बनाकर पाचक रसों की क्रिया में सहायक होता है। तीसरा ऑप्शन है आपका आमाशय में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के कार्यकलापों को बाधित करता है। या फिर आपका फोर्थ ऑप्शन है अन्य अम्लीय स्रावों को आमाशय में पहुंचने से रोकता है। तो जो आपका आमाशय के आंतरिक स्तर पर जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल जो स्रावित होता है वह आपका माध्यम को अम्लीय बनाकर पाचक रसों की क्रिया में सहायक होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका वर्षा ऋतु में नम ब्रेड सड़ने लगती है। यानी जो आपका ब्रेड होता है वर्षा ऋतु आते ही उनमें नमी होती है, तो ऐसी स्थिति में वो सड़ने लगते हैं क्योंकि कवक ब्रेड पर पाचक रसों का स्राव करते हैं, इसलिए सड़ने लगते हैं। या फिर दूसरा है कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु अच्छी परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं, इसलिए सड़ने लगते हैं। या फिर तीसरा है आपका नम एवं उष्ण उत्पादक कवकों की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त हैं। या फिर आपका फोर्थ ऑप्शन है कवकों के बीजाणु हवा में उपस्थित होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड सड़ने लगती है क्योंकि जो आपके कवक जब ब्रेड पे आते हैं तो वे क्या करते हैं, वह पाचक रसों का स्राव करते हैं, जिससे आपका जो ब्रेड है वह सड़ने प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन है साबुन की टिकिया पानी में डूब जाती है पर साबुनदानी पानी पर तैरती रहती है। यानी अगर साबुनदानी में से हम साबुन को निकाल कर और पानी की बाल्टी या पानी में डालें तो जो साबुन है, जो साबुन की टिकिया है, वो तो पानी में डूब जाएगी। लेकिन अगर हम साबुनदानी को पानी में डालें तो वो तैरती रहेगी। तो इसका क्या कारण है? पहला ऑप्शन है आपका साबुन की टिकिया का घनत्व पानी से अधिक होता है। दूसरा ऑप्शन है आपका साबुन की टिकिया अपेक्षा साबुनदानी का घनत्व अधिक होता है। या फिर साबुनदानी एवं पानी का घनत्व दोनों का समान होता है, इसलिए तैरती रहती है। या फिर फोर्थ ऑप्शन है आपका साबुन की टिकिया एवं पानी का घनत्व समान होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला कि जो पानी की जो आपकी साबुन की टिकिया होती है, जो उसका घनत्व जो होता है वो पानी से अधिक होता है, इसलिए वो क्या करती है, वो तैरती रहती है। ठीक है, यानी पानी के घनत्व जो साबुन की टिकिया है उसका जो घनत्व होता है क्या होता है, पानी से अधिक होता है, इसलिए वो तैरती रहती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यदि मच्छर सुबह या शाम को काटता है तथा चेहरे पर हल्के गुलाबी रंग के चिन्ह जो हैं वो उभर आए तो क्या होगा? यानी कौन सी बीमारी वो होगी? चिकनगुनिया होगा, मलेरिया होगा, डेंगू होगा या आपका हेपेटाइटिस होगा? तो इसमें आपका जो यदि आपको सुबह शाम जो मच्छर काटते हैं और हल्के जो गुलाबी रंग के जो धब्बे से उभर के आते हैं, ये आपके जो लक्षण होते हैं, प्रारंभिक जो लक्षण होते हैं, यह होते हैं आपके डेंगू के। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ है
फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है आपका कि अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर जाते समय विशेष प्रकार के वस्त्र पहनते हैं क्योंकि यहाँ वायुमंडलीय दाब का अभाव है, या फिर यहाँ वायुमंडल है ही नहीं इसलिए पहनने पड़ते हैं। थर्ड है आपका यहाँ कोई मौसम नहीं है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है आपका चांद पर गड्ढे होते हैं। तो चांद पर जब यात्री जो यहाँ से जाते हैं उन्हें विशेष प्रकार के कपड़े पहनने पड़ते हैं क्योंकि आपका जो वहाँ का वायुमंडलीय दाब है वहाँ पर बिल्कुल उसका अभाव होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही होगा बिल्कुल, कि वहाँ पर वायुमंडल दाब का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आपका आंसर सही है। ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, उस कमरे में नहीं सोना चाहिए जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो क्योंकि, यानी जैसे अभी सर्दी का समय है और कोयला वगैरह जलाकर या सुलगाकर उसमें सो जाते हैं, तो हमें उस ऐसे कमरों में नहीं सोना चाहिए। उसके पीछे क्या रीज़न है? तो पहला आपका जो ऑप्शन आता है वो आता है जलते कोयले से आग लगने का खतरा होता है। दूसरा है अपूर्ण दहन से विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है या बनती है। थर्ड ऑप्शन है आपका कि जो आपका कोयला है वह कोयले के धुएं से श्वास लेने में मुश्किल होती है। या फोर्थ ऑप्शन है सुलगता कोयला तापमान को बढ़ाकर गर्मी उत्पन्न करता है। तो देखिए उसमें ये आपका सुलगता जो कोयला होगा वो तापमान बढ़ाएगा क्योंकि उसको हमने जलाया ही किस लिए है, गर्मी पैदा करने के लिए, और उससे सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, और जो जलता कोयला होता है उसे आग लगने का खतरा भी रहता है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि जो अपूर्ण दहन से मतलब जो सुलगता हुआ जो कोयला होता है उसमें से एक खतरनाक गैस निकलती है, और वह गैस कौन सी होती है आपकी? वह गैस होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि आपकी शरीर की स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही विकल्प है कि अपूर्ण दहन से विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है जिससे हमें जान का खतरा रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, आनुवांशिक दृष्टि से बाघों की संख्या का कम होना चिंता का विषय है। यानी किस प्रकार की चिंता का विषय है, इससे क्या हो जाएगा कि ये जो विषय है वो चिंता का विषय बन गया है क्योंकि नंबर पहला ऑप्शन है इसमें जैव विविधता में कमी आती है। आगे क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपका शाकाहारी पशुओं की संख्या में वृद्धि होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका खाद्य श्रृंखला में अवरोध उत्पन्न होगा, या फिर फोर्थ ऑप्शन है आपका पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न होगा। तो देखिए इसमें अगर बाघों की संख्या में कमी आएगी तो देखिए जैव विविधता में कमी आएगी, सही बात है। शाकाहारी पशुओं की संख्या में वृद्धि होगी, यानी जो मांस वगैरह नहीं खाते हैं वे उन प्राणियों की संख्या बढ़ जाएगी। खाद्य श्रृंखला में अवरोध उत्पन्न होगा, पर्यावरण में असंतुलन भी होगा। लेकिन यह जो सभी पॉइंट्स हैं यह सभी पॉइंट्स आपके एक ही पॉइंट्स के अंतर्गत आ जाते हैं, और वह पॉइंट है आपका कि हमारी जो जैव विविधता है उसमें कमी आती है। यदि आनुवंशिक दृष्टि से बाघों की संख्या में कमी होगी तो यह चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि इससे जैव विविधता में कमी आती है। जब जैव विविधता में कमी आएगी तो पर्यावरण में क्या होगा, असंतुलन पैदा होगा, खाद्य श्रृंखला में अवरोध भी उत्पन्न होगा, और शाकाहारी पशुओं की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जैव विविधता में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका जानवरों के शरीर से निकला पसीना एवं उनके द्वारा शरीर के चाटने की प्रक्रिया उनके शरीर में को ठंडक देती है। यानी आपने अक्सर जानवरों को देखा होगा कि जो पसीना होता है या वो शरीर को जब उस अपने शरीर को चाटते हैं तो इस प्रक्रिया के दौरान उनको ठंडक देती है। तो इसका क्या रीज़न है कि पहला ऑप्शन दे रखा है जो चाटते समय निकलने वाली लार की जो प्रकृति होती है वो ठंडी होती है, या फिर
पसीना एवं लार बाष्पीकरण से उनके शरीर को ठंडा रखती हैं। और थर्ड ऑप्शन है जानवरों के पसीनों में एक प्रकार के ठंडे कण होते हैं। या फिर फोर्थ ऑप्शन है आपका चाटने से शरीर का तापमान कम होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि पसीना एवं लार की जो बाष्पीकरण होगा वो उनके शरीर को क्या करता है, ठंडी रखती है। ऑप्शन नंबर 2 पसीना एवं जो लार हैं वो बाष्पीकरण से उनके शरीर को ठंडा रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका पनीर के छाछ पनीर से छाछ को अलग करने के लिए हम मलमल के कपड़े का उपयोग करते हैं। यानी पनीर जब बनाते हैं तो उसमें कुछ छाछ की मात्रा रह जाती है। अब उसको जब हम अलग अलग करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम मलमल के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके इस्तेमाल के पीछे क्या वजह है वह आपको बताना है कि यह पनीर को ठोस बनाता है। यह जो मलमल का कपड़ा होता है यह क्या करता है कि पनीर को ठोस बना देता है। दूसरा ऑप्शन है यह पानी को अच्छी तरह निचोड़ देता है। या फिर वह व्यर्थ पदार्थ को कपड़े में ही रोक लेता है। या फिर फोर्थ ऑप्शन है आपका मलमल के कपड़े के छिद्र छलनी का कार्य करते हैं। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि जो मलमल के कपड़े के द्वारा जो छलनी बनाई जाती है वह उपयुक्त होती है, क्योंकि उसमें जो छिद्र होते हैं वो महीन होते हैं और जो अपशिष्ट होते हैं उनको रोकने का कार्य वो करते हैं। इसके अलावा वह उसी में आपकी जो आपका ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है इसके हिसाब से सही होगा कि मलमल के जो कपड़े के छिद्र वो छलने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी की छतों में नीम की तह रखी जाती है। यानी नॉर्मली अब तो साधारणतः ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हमने पुराने घर देखे हैं तो उनमें क्या था कि जो आपकी छत होती है, जब छत का निर्माण होता है शुरुआत में ही, तो उन पर क्या करते हैं वो नीम की जो पत्तियां होती हैं या लकड़ी होती हैं उनकी वो तह बिछा देते हैं, उसके ऊपर वो छत का निर्माण करते हैं। तो यह किसके लिए बिछाया जाता है, तो वह बिछाया जाता है आपको दीमक को दूर करने के लिए। जो दीमक लगती है लकड़ी वगैरह में या ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखते होंगे कि दीमक बहुत जल्दी लग जाती है, तो जो नीम की जो आपकी वो पत्तियां होती हैं या छाल जो होती हैं उनको रखा जाता है दीमक को दूर रखने के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलाश की उम्र 7 साल है एवं शरीर मोटा है। टीवी देखना तो उसे बहुत पसंद है, फुर्ती से कोई काम नहीं कर पाता, पैरों में भी दर्द रहता है, जंक फूड से अच्छा लगता है। वह किस रोग से पीड़ित है। यानी उम्र देखिए कितनी साल है अभी उसकी, उम्र सिर्फ कितनी है 7 साल उम्र है और शरीर कैसा है उसका, मोटा। ठीक है, और क्या है उसे टीवी देखना बहुत पसंद है और कोई भी किसी भी काम के लिए उससे कहा जाए तो वह उस कार्य को नहीं कर पाता है। और उसे क्या है कि जो आपका जंक फूड होता है जिसे हम फास्ट फूड भी बोलते हैं वह खाना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस अवस्था में उसे आपका कौन सा रोग है, वह किस रोग से पीड़ित है यह आपको बताना है। तो वह किस रोग से पीड़ित है, यह वह जो फिलहाल आपको वह मोटापे से पीड़ित है। ठीक है, किससे पीड़ित है वो, मोटापे से। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर अधिकतर रोगियों को हल्का भोजन जैसे इडली ढोकला लेने की सलाह देते हैं, क्यों। यानी जो डॉक्टर है वह अक्सर जो मरीज होते हैं या रोगी होते हैं उनको वो क्या करते हैं कि हल्का भोजन लेने की सलाह देते हैं। तो वह ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसमें वो हल्का भोजन जो बता रहे हैं उसके पीछे रीज़न क्या है कि इसे निगलने में आसानी होती है, इसे खाने से रोगी जो होता है वो सीधे ठीक हो जाता है, या इसमें जो प्रयुक्त सामग्री होती है वो हल्की होती है, या यह सुपाच्य होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है कि इस प्रकार के जो फूड होते हैं ये खाद्य पदार्थ होते हैं या सुपाच्य होते हैं, इसलिए डॉक्टर जो होते हैं वो अधिकतर मरीजों को इस प्रकार के खाने की सलाह देते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सर्कस में विभिन्न जानवरों के करतब दिखाने पर रोक लगाने का क्या कारण है कि जिसकी वजह से उन पर रोक लगाई गई कि सर्कस में जानवर अब अपने करतब नहीं दिखाएंगे। तो आपका जो मुख्य जो कर्तव्य इनको दिखाने का रोक लगाने का कारण है वह है जो पशुओं पर आपकी क्रूरता होती है। उन्हें विशेष प्रकार के नशीले पदार्थ लाकर उनको विभिन्न प्रकार से जो कर्तव्य कराए जाते हैं, इन सभी चीज़ों पर उनको टॉर्चर किया जाता है। इन सभी चीज़ों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने उन पर क्या कर दिया, बैन लगा दिया। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा वह सही आंसर है कि पशुओं के प्रति जो क्रूरता है उसको रोकने का उद्देश्य है, जो कि सरकार ने उन पर आपका क्या किया कि जो कर्तव्य दिखाते हैं जानवर उन पर रोक लगा दी। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रमा ने वर्मी कंपोस्टिंग के लिए गड्ढे खोदे गए गड्ढों में केंचुए के लिए भोजन डाला, परंतु उसने देखा कि कुछ समय बाद इन गड्ढों में रोग कारक जीव उत्पन्न होने लगे। यानी जो रोगों के लिए उत्तरदायी होते हैं वे जीव उत्पन्न होने लगे। संभवतः उसने उनमें कौन सा पदार्थ डाले होंगे जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, नमक, अचार, तेल व सिरका डाल दिया, जिसकी वजह से उसमें क्या हो गया, रोग कारक जीव उत्पन्न होने लगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 का 4 सही आंसर है। नेक्स्ट है, खेतों में बीज बोने से पहले पिताजी ने बीजों को पानी में भिगो दिया। ऐसा करके वह क्या करना चाहते थे? हल्के एवं भारी बीजों को अलग करना चाहते थे, स्वस्थ एवं क्षतिग्रस्त बीजों की पहचान कर रहे थे, या उत्तम बीजों का चयन करना चाहते थे, या भीगे हुए बीज अंकुरित होते हैं। तो अक्सर कर आपने देखा होगा कि जो आपके बीज होता है अधिकतर फसलों का, उसको एक रात को पहले भिगोया जाता है, उसके अगली सुबह उनको बो दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो भीगे हुए आपके बीज होते हैं वह अच्छी तरह से अंकुरित हो जाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, भीगे हुए बीज जल्दी से अंकुरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? ध्यान रखिए, चीज़ को यहाँ देखने की वाली बात है। इसमें पूछा क्या गया है, यहाँ गलती हो जाती है अक्सर कर, हम इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है आपका कि निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो उद्देश्य क्या नहीं है इसमें, वो देखने वाली बात है कि बच्चों के जीवन में शिक्षण में मानसिक दबाव को कम करना, या फिर दूसरा ऑप्शन है विषय की निरंतरता को सरस करना या सरस बनाना, सरल बनाना। तीसरा है परीक्षाओं के लिए छात्रों को यथा योग्य तैयार करना, या फिर मनोवैज्ञानिक आधार पर ज्ञान का पुनर्निर्धारण करना। तो देखिए, जो प्राथमिक स्तर पर जो उद्देश्य हैं वो देखिए आपके कौन कौन से उद्देश्य हैं कि बच्चों के जो आपका प्रारंभिक जो जीवन होता है उसमें जो बच्चे बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, तो उससे थोड़ा सा मानसिक वो जो शिक्षण कार्य करते हैं उससे उसका दबाव कम हो। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दबाव को कम करने के लिए का एक उद्देश्य है। दूसरा कि विषय की निरता को सरस बनाना, या सरस बनाने से मतलब है उसको सरल करना। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका जो है वह पर्यावरण अध्ययन का एक उद्देश्य है। और फोर्थ ऑप्शन कि मनोवैज्ञानिक आधार पर ज्ञान का पुनर्निर्धारण करना, यह भी आपका एक पर्यावरण अध्ययन का प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य है। तो इसमें एक ही ऑप्शन बचता है जो कि आपका उद्देश्य नहीं है, वह है आपका परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों को यथोयोग्य तैयार करना, जो कि आपका प्राथमिक स्तर पर एक उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में बचत खाता खोलने के प्रपत्र का नमूना दिखाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो इसका क्या उद्देश्य हो सकता है कि पर्यावरण अध्ययन की जो पुस्तक है उसमें बचत खाता खोलने का एक प्रपत्र नमूना दिया गया है। तो इसमें बचत खाता खोलने को प्रोत्साहित करना है, या धन की जो बचत करने का तरीके एवं लाभ बताने हैं, या डाकघर की कार्यविधि से अवगत कराना है, एवं व्यावहारिकता से अंतःक्रिया को अवसर देना है कि
या फिर विषय से संबंधित पूर्व ज्ञान की परख करना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है, डाकघर की कार्यविधि या बैंक की जो कार्यविधि होती है उससे अवगत कराना और उनके व्यावहारिकता से अंतःक्रिया का अवसर देना। जब वे जाएंगे वहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ों को वो सीखेंगे या उसके माध्यम से उसको सीखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न विषयों पर वाद विवाद करवाने का अभिप्राय है। यानी आपकी जो ईवीएस से रिलेटेड जो क्लासेस होती हैं उनमें पर्यावरण विषयों से संबंधित वाद विवाद करवाए जाते हैं, तो उनका अभिप्राय क्या होता है? तो ये होता है आपका कि छात्रों की जो अपनी सोच है, छात्रों की जो अपनी राय है, उसको जो रख रहे हैं उसको प्रोत्साहित करना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका आंसर सही होगा। छात्रों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है आपका, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में लड़कियों द्वारा किए गए असाधारण कार्यों की कहानियों को सम्मिलित करने का उद्देश्य है। यानी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं या लड़कियां हैं जिन्होंने असाधारण कार्य किए। अब इस प्रकार के जो असाधारण कार्य किए गए हैं उनको पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में क्यों शामिल किया गया है? इससे कि जो हमारा समाज है या हमारे जो पढ़ने वाले छात्राएं हैं वह इससे सीख लें, इसलिए इन कहानियों को शामिल किया गया है। ऑप्शन देखिए, पहला क्या कह रहा है, लड़कियों के प्रति हो रहे भेदभाव को मिटाने का प्रयास करना है इसके माध्यम से, यह लड़कियों की शक्ति का वर्णन करना है, यह छात्रों को प्रेरणा देना कि शिक्षा एवं दृढ़ निश्चय से सफलता का अवश्य प्राप्त होगी, या फिर लोगों को यह समझाना कि लड़कियां जो होती हैं वो किसी से कम नहीं होती, यदि उन्हें अवसर दिया जाए तो वो भी आगे जा सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ राइट आंसर है कि अगर लड़कियों, हमें लोगों को ये समझाना है कि अगर लड़कियों को बराबर मौके मिलें, उन्हें बराबर के अवसर दिए जाएं तो वो किसी से भी कम नहीं है और वो बेहतर करने का प्रयास करती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही होगा। आज का अंतिम प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को फूल के खेतों में भ्रमण करके ले जाते हैं। आप बच्चों से इनमें से कौन सी गतिविधि न करने की उसमें अनुमति नहीं देंगे? आपको बच्चों से क्या क्या कहेंगे कि आपको ये काम नहीं करना है? तो देखिए, क्या पहला ऑप्शन है, जितना कर सको उतने फूलों के नाम पता करने की कोशिश करना। जब आप फूलों के खेत में उसको उन बच्चों को लेके गए हैं तो आप ऐसा तो कहेंगे नहीं कि बेटा फूलों के नामों को पता मत करना। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी तरफ से ये कहा जाएगा कि बेटा हो सके तो जितने नाम हो सके उनके नामों की पता करने की कोशिश करना। तो पहला ऑप्शन तो सही होता है, यानी इस बात की तो आप अनुमति देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है आपका, वो नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि आवश्यकता से अधिक फूलों को तोड़ना। क्या शिक्षक अपने बच्चों को खेतों के फूलों के खेतों में भ्रमण करने के लिए ले जाएगा, उनसे यह बोलेगा कि जितने अधिक फूल तोड़ सकें उन फूलों को तोड़ना? क्या वो वहाँ पे काम करवाने के लिए गया है? नहीं। और थर्ड ऑप्शन है फूलों के विभिन्न भावों का अवलोकन करना। तो जो आपके फूल हैं उनके विभिन्न भाग होते हैं, उनका बच्चे वहाँ पर जाकर क्या करेंगे, अवलोकन, इस बात की आप उनको अनुमति देंगे। फोर्थ ऑप्शन है विभिन्न रूपरेखाओं का छायाचित्र लेना या फोटो खींचना। तो इसकी भी आप अनुमति बच्चों को देंगे। एक चीज़ की अनुमति वो है जिसको आप नहीं देंगे, वो है आवश्यकता से अधिक फूलों को तोड़ना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि ये इस प्रकार की गतिविधि है जिसकी आप अनुमति नहीं देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये आज हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि हमारी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो श्रृंखला चल रही है उसी का एक पार्ट है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। यह एक हमारा छोटा सा प्रयास है जिससे आपका और हमारा दोनों का ही कुछ ना कुछ भला होगा। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाकी अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।